अरे ये आरज़ू है आज की इस जिंदगी की, अब इसे आवाज दो। देखो वक्त है अब भी बिखरते इन सुरों को एक सुरीला साज दो। बदलती है जमाने की तबीयत, देख लो इस आरज़ी के सामने। वो देखो वक्त रोता है, नहीं आया अभी तक कोई मुझको थामने। हमें मालूम है ये धुंध की परतों में लिपटा शहर हाँ खामोश है, मगर ये सोच मत लेना कि इसमें जी रही हर सांस भी बेहोश है। अरे इस सांस की गर्मी को थोड़ा हाथ से छू करके देखो तुम जरा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी धड़कनों में भी कहीं एक जोश है। तुम्हारे पास हम आए हैं ऐसी ख्वाहिशें लेकर के, थोड़ा साथ दो। अरे ये आरज़ू है अब इसे आवाज दो, अब इसे आवाज दो। नमस्कार, आरसी सोशल वॉच की इस आखिरी कड़ी में हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र की अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये देश का एक पिछड़ा सूखा इलाका माना जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा की कमी हमेशा ही रही है। इस साल भी जब पूरे देश में अच्छी वर्षा हुई, यहाँ पे और कच्छ गुजरात के कुछ हिस्सों में ही रेनफॉल डेफिशिएंट रही है। पर इंसान की समझ और हिम्मत और लोक संगठन क्या करिश्मा नहीं कर सकता। जरा देखिए इस रेनफॉल डेफिशिएंट टाइम में भी यहाँ कैसे पानी लहरा रहा है, और सिर्फ पानी ही नहीं लहरा रहा पर खुशहाली पूरे गांव में लहरा रही है। कुएं कुएं में पानी, हर खेत में हरियाली और परिवारों में मजबूती, समाज में शांति। ये वातावरण एक मंदिर के बराबर हो गया है। चलिए मिले आना साहब हजारे से, जिन्होंने ये शांति का और प्रगति का एक ज्योति जलाई है। आज ग्रामीण विकास की खोज में रालेकांत शिंदे एक तीर्थ यात्रा के समान हो गया है। तो मैं आपसे पहले तो सवाल यही पूछूंगी, ये करिश्मा कैसे? रालेकांत शिंदे एक 2000 आबादी का गांव है, अकाल पीड़ित गांव है। साल भर में बारिश गिरती है 10-12 इंच। इतना अकाल पीड़ित गांव जो 20 साल पहले पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। 15 से 20% लोग एक टाइम पर खाना खा के दूसरे टाइम भूखे सोते हैं। 55% लोग बाहर से अनाज लेकर खाते हैं। हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं, इसलिए 40 शराब की भट्टियाँ गांव में शुरू हो गई। भट्टिया से शराब निकालना, बॉटल भरना, ट्यूब भरना और पड़ोस के गांव में बिक्री करके बाल बच्चों को संभालना। इस स्थिति में एक गांव जा रहा था। उसी गांव में आज आप देखोगे एक भी फैमिली भूखी नहीं है, एक भी फैमिली बाहर से अनाज नहीं लेती। इतना नहीं है, पीने के पानी के लिए हम जो टैंकर बुलाते थे, वहाँ से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो गई कुवैत, मस्कट, दुबई। 20 साल पहले जो 200-225 रुपया पर हेड इनकम थी, आज वो 2100-2200 रुपये पर चलेगी। तो इतना फ़र्क हो गया। तो ये जो बातें बनी है उसके लिए एक ही कारण हुआ कि लोग संगठित हुए और इस गांव में पहले काम हाथ में लिया वाटर शेड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट। इस गांव में टोटल 4 वाटर शेड है और वाटर शेड में जो काम हुआ, जैसे ये नाला बांध है, तो ऐसे 42 नाला बांध है टोटल। अच्छा। और जो रीच टू वैली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो हमें करना है, तो जैसे टॉप में कंट्रोल बांध है, स्टेंचेस है, फॉडर डेवलपमेंट है। इसके कारण बारिश का पानी जो ऊपर रुका और वो रिचार्जिंग होते गया और ये पूरे साफ पानी आ गया। तो ऐसे 42 नाला बांडिंग में ये पानी रुका हुआ है। अब हम यहाँ कहीं भी फसल ले सकता, मौसमी ले सकता है, मिर्ची ले सकता है, प्याज ले सकता है, बटाटा ले सकता है, ज्वार बाजरी ले सकता है। हमको कोई कम नहीं पड़ेगा इस तालाब की वजह से।
पहले पहले जब पानी आता था वो नीचे जाता था, कुछ भी नहीं रहता था, 2-3 बोरे भी अनाज नहीं निकलता था हमारे यहाँ। अब बहुत निकलता है और निकलेगा और भी। यहाँ एक को बावड़ी हो गई, एक बावड़ी हुई, एक हुई, ये साल में 4 बावड़ी हो गई यहाँ। वो भी स्वास्थ्य का कार्यक्रम इस पर आधारित है। जब ये पानी हम रोका है, अंडरग्राउंड अभी ये रिचार्जिंग हो रहा, और जितना पानी रिचार्जिंग होगा उतना अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा। तो नीचे हमारे गांव के तरफ जो बोरवेल्स है, कुएं है, इसमें साफ पानी मिलेगा। आखिर बीमारी जो निर्माण होती है वो पानी से। गंदा पानी पीना, गंदा पानी इस्तेमाल करना, उसमें से बीमारी फैलती है। तो आपका अब अनुभव है कि रालेगंज सिद्धि में बीमारी बहुत कम हो गई है? अभी पहले ही रालेगंज सिद्धि में 95% मकान में पैर फूलने वाली बीमारी, धागा निकालने वाली, खुजली, बाल मृत्यु, एक अलग स्मशान भूमि थी बाल मृत्यु के लिए। अब ये प्रोग्राम होने के कारण अभी गांव में किसी आदमी को पैर फूलने वाली बीमारी एक भी नहीं। खुजली किसी बच्चों के, बड़े आदमी के बदन में खुजली नहीं। बाल मृत्यु 7 साल में बाल मृत्यू नहीं है। तो इतना ये फरक आ गया। बिमारी पण नाही होत। आता पहिलं विहिरीला पाणी होतं, मग विहिरीत पायऱ्या असल्यामुळं पहिले विहिरीतून पाणी आपल्याला वापरायला असायचं ना, आता बोरवेलमुळं मग म्हणजे रोगराई जास्त होत नाही। अब छोटे बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं? नहीं। इतना नहीं, 15 साल में 3 MBBS डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए गांव में आए, लेकिन पेशेंट नहीं होने के कारण छोड़कर चले गए। 2000 की आबादी के गांव में जहां आपने जैसे दिखाया भूख और गरीबी थी, वहां पे इतना पैसा कहाँ आया कि तब्दीली करने के लिए? पूरी वाटरशेड डेवलपमेंट में आज तक हम लोग सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, उनके माध्यम से एक 22 लाख रुपया खर्चा किया। 22 लाख रुपया गवर्नमेंट का जो निधि है, प्लस लोगों का एक 20% श्रमदान और बैंक फाइनेंस, ये टोटल खर्चा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक 50 लाख रुपया तक खर्चा हुआ। लेकिन आज हम एक एक फसल उगा रहे हैं 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपए। आज़ादी के बाद जो रास्ते गलत हो गए वो यही हो गए कि हम लोगों को हाथ फैलाने के लिए सिखाया। अनुदान, सब्सिडी, कर्जा माफ़ी, ऐसे आदत लगाई। रालेगंज सिद्धि उस बात में देखा है कि हम बाहर से किसी का डोनेशन नहीं लेना, जो करना हम अपने पसीने पर करना है। इसलिए रालेगंज सिद्धि में 18 स्कूल के कमरे पूरे श्रमदान से बनाए। एक हॉस्टल की बिल्डिंग 15 लाख रुपए की बिल्डिंग पूरे गांव वालों ने 6 महीने में श्रमदान से बनाई। अभी हम कॉलेज निकाल रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग 20 लाख रुपए की बिल्डिंग अभी गाँव वालों ने 1 रुपया भी बाहर से किसी का लिया नहीं है। पूरे गाँव वालों ने अपने श्रम शक्ति से बनाया। गांव के जितने रूट है, गांव के जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, उसमें लोगों का सहभाग, अपने श्रम शक्ति से ये सब 45-50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई। 50,000 रुपये के चेक आ गए डोनेशन, लोगों ने वापस भेज दिए कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, क्योंकि विनोबा जी कहते थे कि दान इंसान को नादान करता है। श्रमदान की जो शक्ति है, श्रम शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। श्रम शक्ति से गांव में जो काम बनते हैं, उस काम के साथ अपनेपन का रिश्ता जुड़ जाता है लोगों का। ये मेरा है, ये हमारा है, ऐसी भावना निर्माण हो जाती है। आज उनको उसकी कीमत महसूस हो रही है कि हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मराठी में कहावत है कि गांव करेल तो राव काय करेल, ये कहावत है। तो गांव में इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन गांव इकट्ठा आना चाहिए। पर ये एकता आपने पहले कैसे पैदा की कि सब गांव वाले एकजुट होके आपके संग श्रम शक्ति दें? लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, एक है उनके फायदे की बातें, ये हम करते जाएं तो उनको विश्वास बढ़ जाएगा, और दूसरी है लीडरशिप, भलाई के लिए मनुष्य को मनुष्य जीवन। भलाई कैसे होगी? तो सेवा से। लेकिन वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा,
ये जो दृष्टिकोण हम देखते हैं उसी मुताबिक हमारा गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, उसमें बसे हुए जनता ये सर्वेश्वर है और जनता की सेवा यही भगवान की पूजा है। पर उसको प्रैक्टिकल तरह से किस तरह आप लोगों को जागृत किया? क्या चीज आपने कहा हाँ, उनको शुरू में, क्या बनवाया क्या? पहले हम अपने गांव में काम करते समय मंदिर का काम हाथ में लिया, क्योंकि मंदिर ये लोगों का श्रद्धा स्थान है, हर एक का श्रद्धा स्थान मंदिर है। तो मंदिर का जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया। जो मुझे 20,000 रुपया ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड मिला था फौज से, उससे वो काम शुरुआत किया। और ये काम जब शुरुआत हो गई तो लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये तो हमारे पास से पैसा मांगता नहीं, काम तो चालू है, ये पैसा कहाँ से आता है? तो एक नज़दीक आ गया, दूसरा नज़दीक आ गया, तीसरा नज़दीक आ गया, चौथा नज़दीक आ गया, एक एक नज़दीक आते गया। उनके सामने ये प्रश्न रखा कि भाई पड़ोस के गांव कहाँ जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, आप लोग कहाँ हैं? आप इस बारे में सोचेंगे नहीं। एक तो शब्द और दूसरा लीडरशिप कृति, ये दोनों बातें उसकी जोड़ दी। लेकिन ये तब बना कि जब लोगों को पेट के लिए रोटी नहीं थी, भूखे लोग सोते थे, और वाटर से डेवलपमेंट का काम होने के कारण उनका रोटी का सवाल छूटते गया, एक विश्वास बढ़ गया। तो वाटरशेड डेवलपमेंट का आइडिया कहाँ से आपने लिया और कैसे सोचा कि कहाँ पे ये बंद हो और कैसे उस बंद को बनाने को चले आप? क्या है कि इस काम को शुरुआत करते समय पुणे ज़िला में पानी पंचायत बोल के एक जगह है, तो हमारे से पहले मतलब 1972 वहाँ पर ये काम शुरू हुआ था। तो हम भी देखने के लिए गए, देखने के बाद ये आइडिया आ गई कि ये तो हमारे यहाँ भी हम कर सकते हैं। आने के बाद पूरे लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने इस बात को रखा और फिर इस काम को शुरुआत की। शुरू में जब एक दो नाला बांध बन गए, जब कुआं में पानी मिलने लगा तो लोगों को विश्वास आ गया, फिर लोग इन्वॉल्व हो गए। आपने 72 में काम शुरू किया रालेगन द्वीप? 75 में जी। और 1980 तक 81 में हमारा रिजल्ट हाथ में आ गए। 81 में तो बाहर से लोग देखने के लिए आ गए गांव में। 1200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर रन करके बस आते हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद एक स्टेट से बस चालू है, महाराष्ट्र से, देश से, विदेश से लोग आ रहे। देखने के लिए आए तुम्हारे पास। क्या सीखोगे? कौन हम है? हाँ। हम यहाँ देखने को आए, तुम क्या करते क्या नहीं। यहाँ से हम ना फिर उधर सुधारना होंगे हमारे को, इसके लिए आए हम। आपका भी खेती है ना? हाँ। हाँ। कितना खेती? क्या 3 एकड़ है, पानी नहीं कुछ नहीं, बावड़ी क्या नहीं, ऐसे से खाली मुफली से एकदम। तो आप समझते हैं जो इधर देखा आप कर सकते हैं? हाँ उधर कर सकते हैं। तुमने नहीं क्या करे वैसे हमारे को भी आएगा। हम नहीं सब सीखे तो एक तभी सीखेगा कि नहीं उसमें कभी। हाँ अब हम इस बात को सोच रहे हैं, एक रालेगन सिद्धि में काम बना, लेकिन एक रालेगन सिद्धि में बन के क्या? देश में तो 5.5 लाख देहात है, उसके बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे तो एक रालेगन सिद्धि खड़ा होके क्या? तो अभी हमारा सोच ये है कि एक द्वीप से जला दूसरा और दूसरा से अनेक। तो इसलिए हम महाराष्ट्र में 300 गाँव हाथ में लिए हैं, मॉडल विलेज। एक रालेगन सिद्धि, अभी 300 रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र में खड़े करेंगे। ये जो 300 गांव आपने सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, इनको कैसे सिलेक्ट किया? इसके लिए निकष लगा है, कोई भी गांव हम नहीं चुनना। ये 300 गांव में हम लोगों का सहभाग, ये उसमें दृष्टिकोण रखा है और इसलिए गांव वालों को बताया कि आपके गांव का विकास होगा, लेकिन तब होगा कि आप में सब लोग इकट्ठा आने की तैयारी है। गांव वाले नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, कुलाड़बंदी और हर घर से एक आदमी महीना में 2 दिन श्रमदान करेगा। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। नसबंदी आज देश के सामने सबसे पहला प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग। तो उसमें ये शर्त रखी है कि आप गांव वाले नसबंदी करने के लिए तैयार है। नशाबंदी, जो व्यसन के कारण पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, वो भी उसमें शर्त रखी है। चराईबंदी, हमें जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम करना है, पेड़ और घास को बढ़ाना है, तो जानवर को ओपन नहीं छोड़ना, चराईबंदी। कुल्हाड़बंदी, पेड़ को जड़ से नहीं काटना, हमें ऊपर से काटो, आपको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए काटो,
लेकिन जड़ से नहीं काटना। जड़ से काटकर जो व्यापार बनाकर हम लोग ये लकड़ी बाहर भेज रहे हैं, वो कैसे रोके। और दूसरा श्रमदान, हर घर से एक आदमी महीना में 2 दिन श्रमदान। और ये 2 दिन का श्रमदान काफ़ी है? काफ़ी है। 2 दिन का श्रमदान से हम आज देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाहर योजना से हर गांव के लिए विकास के लिए जो निधि आता है, फंड्स आते हैं, पर हेड 9 रुपये आता है। हम सोचते हैं कि हर घर से एक आदमी महीना में 2 दिन श्रमदान करेगा तो एक आदमी का 2 दिन का श्रमदान का पैसा जो बनेगा वो 50 रुपया है एक महीना में, और इनका साल के लिए आता है 9 रुपया, और ये श्रमदान से बनेगा 50 रुपया सिर्फ 2 दिन का एक महीना में। तो इतना फ़र्क है उसमें। ये 10 की लकड़ी एक का बोझ, जो कहावत है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने श्रमदान करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। रालेगंज स्थिति में वो तो बात बनी है। अभी आपको ये जो 300 गांव का चुनौती मिला, उनमें से कितने गांव आपके पास शामिल हो गए हैं? आज कितने तो में हमारे काम पास ये 300 गांव में से 121-122 गांव स्पष्ट रूप से आज दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने आपको वायदा कर दिया है ये 4 शर्तों का और श्रम शक्ति आज का? पालन हो रहा है उस गांव में, 121-122 गांव में। और हमें ये लगता है कि रालेगंज सिद्धि का काम खड़ा करने के लिए करीब 7, 8, 10 साल का समय बीत गया, लेकिन अभी ये गांव में जो स्पीड आ गया काम में, हमें लगता है कि कुछ गांव 10 साल में रालेगंज सिद्धि को क्रॉस करके आगे निकल गए होंगे। इतना गति से काम आगे जा रहा है, तो ये तो बहुत आशावंत काम है। और रालेगंज सिद्धि में वाटर से डेवलपमेंट का जो काम बना, उसकी आइडिया लेकर अभी पूरे देश में ये काम शुरू हो गया। जो नई अभी गाइडलाइन बनी है DPP, तो उस गाइडलाइन में रालेगंज सिद्धि में जो काम बना है उसका बहुत सारा हिस्सा उसमें लिया है। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें खड़ी करना ये सही विकास नहीं है। बिल्डिंगें हमें जिन लोगों के लिए खड़ी करनी है वो लोग खड़े करने पड़ेंगे, आदमी खड़े करने पड़ेंगे, और वो आदमी ऐसे आदमी कि जिसे सामाजिकता निर्माण हुई है, कि मैं खुद के लिए जीते हुए, मेरा पड़ोसी है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, इनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। जैसे रालेगंज सिद्धि में मंदिर की लकड़ी लोगों ने शराब के भट्टे में जलाई, और आज उसी मंदिर में राष्ट्रपति, पंत प्रधान इन्होंने दिए हुए गोल्ड मेडल खुले पड़े, उसमें लॉक नहीं है, तो आदमी बन गया। या 20 साल पहले दलित लोगों को मंदिर में आने नहीं देते थे, और आज दलितों को 60,000 रुपया का बैंक का कर्जा हुआ, पूरा नहीं हो रहा, पूरे गांव वाले बैठ गए। गांव वालों ने सोचा कि भाई इनको ये पूरा कर्जा नहीं हो रहा, हम लोग कोशिश करेंगे, और पूरे गांव वाले दलितों के ज़मीन पर श्रमदान करने के लिए गए। 2 साल तक उसमें फसल उगाई, और दलितों का 60,000 रुपया का बैंक का कर्जा गाँव वालों ने चुकाया, तो आदमी खड़ा हो गया। आज पिछले 9 साल से गांव में सिंगल ब्याह नहीं है, कम्युनिटी मैरिज, 10, 12, 15, 18, 20 शादियाँ, एक सामियाना, एक खाना, एक बजाना। खासियत ये है कि चाहे दलित है, चाहे चमार है, चाहे सवर्ण है, सबकी शादी एक ही जगह पर, और कोई दहेज का लेना देना नहीं, दहेज नहीं है। आज तक 950 शादियाँ बन चुकी। तो ये जो बदलाव है उसका कारण वो आदमी खड़ा हो गया। अभी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर का काम चालू है। महाराष्ट्र में हम लोग एक प्रयोग शुरू किया कि महाराष्ट्र के BSc, MSc, BTech, MTech ऐसे 1150 लोगों को लेटर लिखा कि आप क्या करें, आज हम एक आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, क्या आप समाज और देश के बारे में कुछ सोचेंगे? तो 1150 से 140 लोग आगे आ गए, उनको इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू में अभी हमारे हाथ में 40 लोग मिल गए। उनको कसौटी काफ़ी लगाई। सवेरे 5 से रात को 10 बजे तक ट्रेनिंग है। हर दिन 1 घंटा हाथ में झाड़ू बकेट लेना है, 2 घंटा फील्ड में जाकर गैती बेलचा हाथ में लेकर श्रम को प्रतिष्ठा देनी है। अब 1,500 लोग जो है BE सिविल ऐसे लोगों को लेटर लिखा। आज 250 लेटर हमारे पास आ गए हैं, अभी उनको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अन्ना साहब आज हम जो कार्य इधर किया है उसके स्टेप पे ऊपर स्टेप रख के हम कुछ कर सकते हैं क्या?
इसलिए हम इधर आए। पहले मैं रिसर्च ऑफिसर हूँ, अजीत सेठ में कंपनी में था, लेकिन जॉब करने से मन नहीं चाहता था। समाज के लिए कुछ न करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये संस्था में मेरा नाम दाखिल किया। लेटर आया अन्ना हजारे का कि कुछ अपने फील्ड में करने प्रमोट करने के लिए, तो उनका काम करने के लिए मैं हाजिर हुआ। तो 200-250 युवक हमारे हाथ में आने के बाद पहले एक महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, वाटर से डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट। 5 साल में हम लोग एक चित्र खड़ा करेंगे कि कितने कम समय में, कितना कम खर्चा में एक क्वालिटी का काम बन सकता है। आज गवर्नमेंट एजेंसी में 85% पैसा ये मैनेजमेंट पर खर्चा हो रहा है। ऑफिस, स्टेशनरी, गाड़ी, इस पर खर्चा हो रहा है, और 15% पैसा ये योजना पर लग रहा है। तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे युवकों को इस काम में जुटाएं और 75% पैसा योजना पर लग जाए और 25% पैसा मैनेजमेंट पर लग जाए। अगर 75% पैसा योजना पर लग गया तो आउटपुट निकलने के लिए देर नहीं लगेगी। एक तरफ है माइक्रो डेवलपमेंट की कोशिश जो इंसान को केंद्र बिंदु माने, और आना का कहना है दूसरी तरफ है माइक्रो डेवलपमेंट की योजनाएं जिनमें इंसान को कोई अहमियत ही नहीं। आज हर बड़े बड़े बांध में हर साल में हजारों टन मिट्टी बैठते जा रही है। मिट्टी नहीं, टॉप साइल। 1 इंच टॉप साइल बनाने के लिए 200-225 साल लगते हैं, और ये हजारों टन मिट्टी हर बांध में बैठती जा रही है। हर इंसान के लिए जैसे मृत्यु अटल है, ऐसे हर बांध के लिए मृत्यु अटल है, वो आने वाला है। और एक एक बांध के मृत्यु में लाखों का मृत्यु समाया हुआ है। जब ये बांध मिट्टी से भर जाएंगे, वो मिट्टी उठाने की ताकत ना सरकार में रहेगी ना जनता में रहेगी। दूसरे बांध बनाने के लिए हमारे पास साइट नहीं होगी, और आज के बिजली प्रकल्प, MIDC फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज, बड़े बड़े सिटी में मिलने वाला पीने का पानी पूरा खतरे में आ जाए। तो हमें इस बात को सोचकर, गांव को केंद्र बिंदु मानकर, गांव में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यही काम करना पड़ेगा। तब ये बांध हम बचा सकते हैं, उनका मृत्यु कहीं दूर लेकर जा सकते हैं, और आने वाली हमारी संतान है उसके सामने के खतरे टाल सकते हैं। एक बात ये है। दूसरा, पर्यावरण का जो प्रश्न है उसको छुड़ाने के लिए भी यही पर्याय है। टालीगंज सिद्धि में कोई पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया, डीजल का इस्तेमाल नहीं किया, रॉकेल का इस्तेमाल नहीं किया, कोयला का इस्तेमाल नहीं किया। निसर्ग की दी हुई देन को उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी हो गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे अगर हम विकास करें तो जो आज निसर्ग का इनबैलेंस जो हो रहा है वो नहीं होगा, और आने वाले खतरे हम टाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि ये सब काम करने के लिए इसके पीछे जो आदमी हमें खड़ा करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद के लिए जीते हुए, मेरा पड़ोसी है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, इनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। ये जानकारी कैसे निर्माण हो, ये उद्देश्य है शिक्षा का, और इसीलिए रालीगंज सिद्धि में हम शिक्षा से उस बात को देखते हैं। आप अब स्कूल में भी अपनी बच्चियों को यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। सब रालीगंज सिद्धि में इस वक्त कोई लड़की नहीं है जो स्कूल में नहीं जाती? जी हाँ, उस पर बहुत कंट्रोल है। अगर कोई लड़की स्कूल में नहीं भेजते, ऐसे पालक को ग्राम सभा में बुलाया जाता है कि आप में अगर ताकत नहीं थी तो आप जन्म क्यों दिया उसको? उसके पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ये सामाजिक प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण प्रेशर है। मोर देन 98% लड़के लड़कियाँ स्कूल में आती है। और कहाँ तक पढ़ रही हैं आजकल? अभी हाँ, ये हमारा सेकेंडरी स्कूल 10वीं कक्षा तक का है। वहाँ तक तो 90% से भी ज़्यादा लड़के लड़कियाँ 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, और आगे चलकर कोई कॉलेज में पढ़ते हैं,
कोई टीचर डिप्लोमा कर रहे हैं। You are the first woman in this village to have done MA? हाँ Yes? यस। सवेरे 5 बजे हमारा स्कूल शुरू होता है। पहले सब बच्चे 6 बजे तक ग्राउंड पे आते हैं। रनिंग पीटी जैसे एक्सरसाइज होते हैं, सूर्य नमस्कार जैसे एक्सरसाइज होते हैं, या कई आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। आगे चलकर 8 बजे से हमारा स्कूल शुरू होता है और शाम को 5 बजने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर पूरे लड़के लड़कियां ग्राउंड पे आते हैं और यहाँ हर तरह के खेल खेलते हैं। 1 घंटे तक यहाँ खेल खेलते हैं। तो इससे ये खेलने को जब मिलता है बच्चे को तो वो स्टडी में रुचि लेते हैं। स्कूल में हम हर तरह के काम उनसे करवा लेते हैं। पेड़ लगवा लेते हैं, सब्जियां लगवा लेते हैं, या सब्जियां के लिए ज़मीन तैयार करनी होती है तो वो कर लेते हैं। खाद तैयार करना को उनको कहते हैं। ये खेती का जितना भी काम जो उसने घर करना चाहिए वो ये हम स्कूल में करवा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि छुट्टी जब होती है तो हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को मदद करते हैं या नहीं। अगर करते नहीं तो हम उनको करवाते हैं। और ये जो उनका खेती का प्रधान व्यवसाय है वो व्यवसाय से हम बच्चों को अलग नहीं करते। हम हमेशा यही बात कहते हैं युवकों को कि भाई खेती में दाने से भरे हुए भुट्टे नजर आते हैं, जवार, बाजरा, मक्का, दाना से भरे हुए भुट्टे नजर आते हैं, लेकिन कब? उसकी पार्श्व में हमें कह रही है कि दाने से भरे हुए भुट्टे तब नजर आ रहे हैं कि उसके लिए पहले एक बीज अपने आप को जमीन में मिटा लेता है। जब एक बीज अपने आप को मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। जब मिटा ही नहीं लिया तो भुट्टे कैसे नजर आए? वो मिटाने वाले बीज की जरूरत है। कभी कभी ऐसे लगता है कि वो बीज मिट्टी में मिट जाता है तो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट नहीं होता, वो तो हजारों बीजों को निर्माण करता है। आना साहब हजारे की अपनी जिंदगी का उदाहरण यही है कि एक साधारण व्यक्ति में आत्मशक्ति, हिम्मत और सेवा भावना के संग दूसरों की जिंदगी में क्या चमत्कार नहीं हो सकती। एक टाइम आना साहब फौज में एक ट्रक ड्राइवर थे। आज वो देश को दिशा दिखा रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि हम आपकी परिचय करा रहे हैं एक पिछड़े इलाके के संग, पर प्रोग्राम के अंत में सवाल ये उठता है, पिछड़ा कौन और कहाँ? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हमने सिर्फ आना साहब हजारे को ही नहीं पाया, पर उनके जैसे कई और महान पुरुष और महिलाएं। इनके संग आपकी मुलाकात फिर कभी कराएंगे। आपके हजारों पत्र मिले, इनके लिए धन्यवाद। पत्रों में प्रशंसा थी, सुझाव थे, समस्याएं थी। ये नहीं कि फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज वी हैव रिसीव्ड, इट्स द रिमोटेस्ट एरियाज, गांव जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, इंटीरियर्स, राइट फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द स्टेट्स वी हैव रिसीव्ड लेटर्स। ये भी नहीं कि सिर्फ हिंदी में लेटर्स हमें आ रहे हैं, बंगाली, गुजराती, हर भाषा में हमें रिस्पांस मिल रहा है। फ्रॉम द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री वी हैव रिसीव्ड लेटर्स इन हिंदी एंड द सिचुएशंस, द थिंग्स दैट दे आर गोइंग थ्रू, इट इज वेरी बैड। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि क्या करें। अपने बारे में कुछ अपनी समस्या बता रहे हैं और कुछ हल ढूंढना चाहते हैं, और दूसरी तरह की चिट्ठियां हैं जो कि संस्थाएं हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं या इंडिविजुअल्स कुछ करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं हमें बताइए हम क्या करें, या हमें दूसरों से जोड़ दें ताकि हम कुछ आगे और कुछ कर और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रोग्राम से ही इनिशिएशन मिला है कि हम कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं। पर ये मुझे बताइए कि आपको लगा कि इसमें जो ज़्यादा पत्र ऐसे आए हैं कि जो लोग अपनी समस्या बता के कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, कि ज़्यादा वो आए हैं जो दूसरों को मदद करना चाहते हैं? Even not organizations, but even individuals have, offered their network and help to associate with this program. Physically handicapped person, he is saying that I am a student of BSc second year mathematics honors. I want to help everyone, but especially physically handicapped. एक शायर अपनी बहन को इन शब्दों के अलावा और दे भी कह सकता है, जब गम का अंधेरा घिराए समझो कि सवेरा दूर नहीं, हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं। This is the message of RC Social Watch. No one person alone can do everything, and yet
one individual awakened to the thought that I want to do something is enough to be able to begin that journey. और आशा है कि एक नेटवर्क बनाने का प्रयास करेंगे और फिर और विषयों को लेके आपके सामने फिर कभी हाजिर होंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. God's strength be with you in your work and in your life. और अब आरसी सोशल वॉच से नमस्कार. हमें मालूम है ये धुंध की परतों में लिपटा शहर हाँ खामोश है, मगर ये सोच मत लेना कि इसमें जी रही हर सांस भी बेहोश है. अरे इस सांस की गर्मी को थोड़ा हाथ से छू करके देखो तुम जरा. तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी धड़कनों में भी कहीं एक जोश है. तुम्हारे पास हम आए हैं ऐसी ख्वाहिशें लेकर के थोड़ा साथ दो. अरे ये आरज़ू है अब इसे आवाज दो, अब इसे